हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू एग्जामशाला। मैं विवेक भारद्वाज आपके एग्जामशाला के ऑफिशियल यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे चैप्टर की बात करने वाले हैं, मिडिवल हिस्ट्री के एक ऐसे रूलर की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में समझेंगे। एक ये ऐसा पहला रूलर जो क्या करेगा, तो इंपीरियल एक्सपांशन के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए भारत आ रहा है। एक मिनट रुकिएगा। जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी के बारे में समझेंगे। एक ये जो क्या करेगा, तो इंपीरियल एक्सपांशन के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए भारत आ रहा है। एक मिनट चलिए, तो फिर से हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। और मोहम्मद गोरी एक ऐसा रूलर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और गोरी को देखेंगे, ये पहला ऐसा रूलर हुआ जो क्या कर रहा है, इंपीरियल एक्सपांशन के लिए आ रहा है। इसका पर्पस ही है क्या, कि साम्राज्य विस्तार करना। ये वैसा रूलर नहीं है जैसा रूलर कौन रहा, तो महमूद गजनवी। कल के लेक्चर में हमने बात करी थी महमूद गजनवी की, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं महमूद गोरी की। और ये मोहम्मद गोरी, और इस मोहम्मद गोरी के बारे में हम समझेंगे कि ये एक ऐसा रूलर हुआ जिसने पहली बार क्या करा, तो इंडिया में टर्क शासन या मुस्लिम शासन की स्टैब्लिशमेंट की बात की। और ये जो हमारा एक स्टेटमेंट है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, 4 बास 24 गज अंगुलस फरमान, ताऊ पर सुल्तान है मत चुको चौहान। और मत चुको चौहान का मतलब जरा आप समझिएगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है, इसका मतलब मोहम्मद गजनवी को, तो गजनवी के ये लोग क्या हैं, तो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। गजनवी के क्या हैं, ये लोग फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। और जब गजनवी के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, तो कुछ इनकी क्या होती है, फैमिली के डी रेस्पेक्ट कर दी जाती है, बेइज्जती कर दी जाती है। और इसीलिए ये अलग हटकर किसकी स्थापना कर रहे हैं, घुर डायनेस्टी की। तो घुर डायनेस्टी की इन्होंने जब एस्टैब्लिशमेंट की, तो सबसे बड़ी बात आप यहाँ पे समझेंगे कि मोनार्की में दोनों भाई, और कभी भी मोनार्की में ब्लड रिलेशन मायने नहीं रखता, पावर मायने रखता है। और इसको लेकर ये दोनों भाई एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और वो एग्जाम्पल ये है कि दोनों भाई ने, मतलब कि गयासुद्दीन मोहम्मद ने और मोहम्मद गौरी ने, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया। और इस एग्रीमेंट में ये बात कह रहे हैं कि जो मोहम्मद गयासुद्दीन मोहम्मद है, वो कहाँ पे कंट्रोल करना चाहेगा, तो वो कंट्रोल चाहेगा कि आप यहाँ पे देखिए, वो कंट्रोल चाहेगा सिल्क रूट पे, सिल्क रूट पर ये फोकस करेगा। और दूसरी बात कि ये मोहम्मद गौरी फोकस करेगा नॉर्दर्न पाथ पे। अब ये नॉर्दर्न पाथ और सिल्क रूट क्या होता है, इसको समझना पड़ेगा। तो सिल्क रूट आप समझिए कि अफगानिस्तान से जो यात्रा शुरू होगी, चाइना से होते हुए अफगानिस्तान से ये यात्रा शुरू होते हुए एशिया, सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया से आगे बढ़ के यूरोप। तो इस रूट पर जो ट्रेड हो रहे हैं, इसके ऊपर फोकस किए हुए हैं कौन, तो गयासुद्दीन मोहम्मद। और यही क्या है, इसी को सिल्क रूट बोला गया। तो इस पे फोकस किया हुआ है कौन, तो गयासुद्दीन मोहम्मद। और दूसरी बात करेंगे, नॉर्दर्न पाथ की बात करेंगे। और इस नॉर्दर्न पाथ की बात में अफगानिस्तान से एरिया शुरू होते हुए आप देखिएगा अमार सुनार बंगला तक पहुंचता है। अमार सुनार बंगला मतलब अमार सुनार गांव तक पहुंचता है। अगर ठीक से बात करें तो ये पाथ किसका है, तो इंडिया का। ठीक है, तो एक तरफ ये सिल्क रूट पे फोकस किए हुए हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी किस तरफ फोकस किए हुए हैं, तो मोहम्मद गोरी फोकस किए हुए नॉर्दर्न पाथ पर, मीन्स इंडिया पर। और इंडिया पर ये फोकस किए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिएगा कि इंडिया आने के दो ही रास्ते हैं। अगर आप ठीक से देखें तो इंडिया आने के दो ही रास्ते हैं, एक है लाहौर, और दूसरा है गुजरात। और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में एंट्री करने के लिए दो रास्ते हैं, और इसी दो रास्तों में एक है खैबर पास, एक है खैबर दर्रा, और दूसरा है हमारा बोलन पास। ठीक है, तो खैबर पास और बोलन पास के बारे में बात करेंगे। तो खैबर पास कहाँ पे है, लाहौर मीन्स पंजाब, और दूसरा बोलन पास गुजरात। यही दो रूट हैं जिससे वो क्या करेगा, एंट्री लेगा।
और एंट्री लेने के लिए उसने पहली जो बात करी वो कहाँ से एंट्री ले रहा है, बोलन पास से। बोलन पास से एंट्री ले रहा है मीन्स गुजरात से एंट्री ले रहा है, और गुजरात से एंट्री लेगा तो इसका पर्पस ही क्या है, अंपायर को एस्टैब्लिश करना। और अंपायर को एस्टैब्लिश करना तो बोलन पास से जैसे एंट्री लेता है गुजरात पहुंचता है तो यहाँ पे एक रूलर है जिसका नाम है भीम सेकंड, और ये भीम सेकंड क्या है, चालुक्य डायनेस्टी का रूलर है, और ये इसको डिफीट कर देता है। और जब डिफीट कर देता है तो मोहम्मद गोरी जान बचाकर क्या करता है, भागता है। और जब जान बचाकर भागता है तो पहला चैलेंज, जो पहली एंट्री होने वाली थी वो एंट्री होने वाली थी बोलन पास से, अब यहाँ के चांसेस खत्म हो गए। तो दूसरा चांसेस बचा, और दूसरा चांसेस या दूसरा रूट बचा, और वो दूसरा रूट कौन है, खैबर पास। तो खैबर पास से उसकी एंट्री होगी, और खैबर पास से उसकी एंट्री होगी मतलब कि पंजाब से उसकी एंट्री होगी, और पंजाब मीन्स खैबर पास, खैबर दर्रा, खैबर पास से एंट्री होगी। और खैबर पास से जैसे वो एंट्री लेगा तो सबसे बड़ी बात यहीं पे देखिएगा कि यहाँ पे वो क्या करेगा, लाहौर को सीज करेगा, लाहौर को मिलिट्री सीज करेगा। और लाहौर का मिलिट्री सीज करने का मतलब है लाहौर का घेरा डालेगा। और जब लाहौर का घेरा डालेगा तो सबसे बड़ी बात करिए देखिएगा कि यहाँ पे खुसरो मलिक वहां का रूलर हुआ, उसको मारकर वो क्या करेगा, तो लाहौर पे कब्जा करेगा। तो सबसे बड़ी बात देखिएगा, इंडिया में उसकी एंट्री शुरू हो चुकी है, लाहौर पे उसका कब्जा है, पंजाब पर उसका कब्जा है। तो मोहम्मद गोरी को एक तरफ से बैठने के लिए एक जगह मिल गया, और वो जगह मिल गया कौन, पंजाब। और पंजाब में बैठा हुआ है कौन, तो मोहम्मद गोरी। सबसे बड़ी बात एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका पर्पस ही है इंपीरियल एक्सपांसन, साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत आया है। और जब साम्राज्य विस्तार करने के लिए भारत आया है तो अब ये भारत में ही तो रुकेगा, ऐसा तो नहीं गजनवी जैसा आएगा लूटेगा और चला जाएगा। तो सबसे बड़ी बात देखिएगा कि अब ये बैठ चुका है कहाँ पे, तो पंजाब में, और पंजाब से हमारी यात्रा शुरू होती है। तो अब एक कंडीशन समझिए, पंजाब में बैठा हुआ है गोरी, मोहम्मद गौरी, और दूसरी तरफ देखिएगा कि दिल्ली, और दिल्ली को एक चीज समझिएगा कि दिल्ली को किसने बसाया था, तो तोमरों ने बसाया था, तोमर्स ने बताया था, तोमर डायनेस्टी ने बसाया था। और जब तोमरों ने बसाया था तो सबसे बड़ी बात यहीं पे समझिएगा, एक इसका रूलर है जिसका नाम है अनंत पाल। अनंत पाल तोमर एक क्या है, रूलर है, और वो क्या कर रहा है, दिल्ली की एस्टैब्लिशमेंट करी है। और सबसे बड़ी बात देखिएगा, इस तोमर डायनेस्टी में इस अनंत पाल ने अपनी इस बेटी की शादी किससे की, तो गढ़वाल डायनेस्टी से की। और सबसे बड़ी बात की एक डायनेस्टी, एक अजमेर के चौहान डायनेस्टी से भी की, तो चौहान डायनेस्टी से की, और इससे की तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड से की। जो हम पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं वो कौन सा है, वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। और इस पृथ्वीराज चौहान से ये अनंत पाल बहुत इंप्रेसिव रहा, बहुत प्रभावित रहा, वीरता से बहुत प्रभावित रहा। और जब वीरता से बहुत प्रभावित रहा तो इसने, अनंत पाल ने पृथ्वीराज चौहान से बोला कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, अब दिल्ली क्या करो, तुम भी संभालो। पृथ्वीराज चौहान से अनंत पाल बोल रहा है कि दिल्ली अब तुम्हारे हैंडल में है, तुम ही इसको संभालो। तो क्या अब ये स्टेटमेंट क्लियर हो सकता है कि पंजाब में बैठा है कौन, तो पंजाब में बैठा है गोरी, और यहाँ पे दिल्ली में बैठा है कौन, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ऐसी बात हो सकती है। तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे बैठा है और पंजाब में बैठा है गोरी। और सबसे बड़ी बात देखिएगा कि इसका पर्पस ही क्या है, इसका पर्पस ही क्या है, इंपीरियल एक्सपांसन। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान राजपूत रूलर है, और इसका मेन पर्पस क्या है, कंसोलिडेशन। और जब मेन पर्पस कंसोलिडेशन होगा और इसका मेन पर्पस इंपीरियल एक्सपांसन होगा तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाएगा, किसी ना किसी प्लेस को लेकर कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाएगा। और किसी ना किसी प्लेस को कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो वो क्षेत्र आ जाता है, वो एरिया आ जाता है जिसका नाम है तौहर ए हिंद। तौहर ए हिंद एक एरिया है, और इसका आज का नाम तौहर ए हिंद पुराना नाम, और आज का नाम भटिंडा। तो भटिंडा को लेकर, तौहर ए हिंद को लेकर क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और जब डिस्प्यूट होगा तो सबसे बड़ी वजह देखिएगा, जैसे ही डिस्प्यूट स्टार्ट होगा उसी डिस्प्यूट में सबसे बड़ा पॉइंट ये बनेगा कि यही बैकग्राउंड बन जाएगा बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। 1191 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हो जाएगा, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट हो जाएगा 1191 में। और इस 1191 में बैटल ऑफ द तराइन होगा फर्स्ट 1191। और इसमें किसके बीच होगा, तो ये होगा गोरी और पृथ्वीराज चौहान।
और यहाँ पे हमने बात करी थी मिडिवल हिस्ट्री में राजपूत रूलर जो रहे वो कहीं ना कहीं एथिकल लड़ाई लड़ते थे, और उस टाइम हमने कल बात करी थी कि वहां पे पॉलिटिकल क्या हो चुका है। तो आप सबसे बड़ी बात देखिएगा, गजनवी के साथ हम बात कर रहे हैं और वहां पे उसने क्या कर दिया था, पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, जैसे जो छोटे छोटे राजा थे वो क्या हो चुके थे, ध्वस्त हो चुके थे। और वहीं पे हमने एक और बात की थी, इमरजेंस ऑफ न्यू राजपूत पीरियड, और उसी में एक बड़ा नाम कौन है, पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान बहुत पावरफुल रूलर है, बहुत वाइज रूलर है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, आपसे मिस्टेक हो जाती है। तो बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट में गोरी को किसने डिफीट कर दिया, तो गोरी को डिफीट कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। और जब पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को डिफीट कर दिया तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि गोरी को क्या है, अब वो डिसअपॉइंटेड है। और जब गोरी डिसअपॉइंटेड है तो गोरी के लिए सबसे बड़ी बात ये चीज समझिएगा कि यहीं पे क्या होता है, गोरी जब हार गया तो ऐसा तो नहीं है कि अपने देश वापस लौट जाएगा। क्यों नहीं लौटेगा, क्योंकि उसका पर्पस ये इंपीरियल एक्सपांसन है। और जब पर्पस ही इंपीरियल एक्सपांसन है तो यहीं रहेगा, यहीं प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा, स्किल स्टार्ट करेगा, और स्किल को ट्रेन करके फिर वो वॉर करेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात आप देखिएगा, बैटल आफ्टर बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट में क्या हुआ, गोरी यहाँ पे बैठा हुआ है और गोरी के साथ कहा जाता है फरिश्ता, ये लिखता भी है, फरिश्ता उस टाइम का क्या है, दरबारी है, और वो लिखता ये है कि गोरी के हार के जितने रिस्पॉन्सिबल लोग थे उन सबको उसने क्या कर दिया, हैंग कर दिया। मीन्स अपने कमांडरों को हैंग कर दिया। और अपनी वाइफ को लेटर लिखता है, अपने वाइफ को अफगानिस्तान में लेटर लिखता है कि अब हमारा तो मिलन हिंदुस्तान में होगा, अब हमारा तो मिलन सिर्फ हिंदुस्तान में होगा या जन्नत में। इसका मतलब आप समझिए कि उसका जज्बा कितना रहा होगा। ये स्टेटमेंट इसलिए कोट किया जाता है कि उसका जज्बा कितना रहा होगा कि हारने के बाद भी अपने वाइफ को लेटर लिख रहा है और कह रहा है कि हमारा मिलन या तो हिंदुस्तान में होगा नहीं तो जन्नत में। इसका मीनिंग सिर्फ समझिए, तो वो हिंदुस्तान सिर्फ कमाने नहीं आया है, लूटने नहीं आया है, वह हिंदुस्तान में अपने एरिया को एक्सपांड करने आया है। और सबसे बड़ी वजह देखिएगा, 1 साल की तैयारी के बाद, 1 ईयर की प्रिपरेशन के बाद वो लौटता है, और जब लौटेगा तो मोहम्मद गोरी को डिफीट कर देगा, सॉरी यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को क्या करेगा, डिफीट कर देगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मोहम्मद गोरी के पास क्या है, पैशन है। मोहम्मद गोरी के पास पैशन है, मीन्स जज्बा है। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान के पास क्या है, तो करेज है, साहस है। पृथ्वीराज चौहान को ये लग रहा है कि अभी एक बार उसको डिफीट कर दिया, इसके पहले जितने भी सेंट्रल एशियन आते थे इंडिया में वो सब के सब क्या लूट करने के लिए आते थे, तो गौरी भी लुटेरा है, इसलिए गौरी जब डिफीट हो गया तो गौरी वापस चला जाएगा। और जब ऐसी चीजें सामने आ जाएंगी, ये आपको विश्वास हो जाएगा कि सब लोग लुटेरे हैं, पर्पस नहीं पता है। और जब पर्पस नहीं पता है तो आपकी कहीं ना कहीं क्या होगी, ट्रेनिंग कमजोर हो जाएगी। और यही चीज क्या हो गई, पृथ्वीराज चौहान की ट्रेनिंग क्या हो गई, कमजोर हो गई। उनको ये लगता था कि एक बार गोरी को हरा दिया है तो हम हर बार हरा देंगे, क्योंकि हमारे पास साहस है, हम कैपेबल हैं। लेकिन कैपेबिलिटी और साहस तभी काम करेगी जब आप बार बार स्किल्ड होइएगा, बार बार ट्रेंड होइएगा। और इसी को लेकर ये बैठे हुए हैं कौन, तो मोहम्मद पृथ्वीराज चौहान। और दूसरी तरफ 1 साल तैयारी कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, स्किल्ड को इम्प्रूव कर रहा है। और स्किल्ड को जब इम्प्रूव कर रहा है तो 1 साल की तैयारी के बाद लौटेगा कौन, मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी 1 साल की तैयारी के बाद लौट रहा है, और जैसे ही लौट रहा है पृथ्वीराज चौहान से क्या कर रहे हैं, वॉर होगा। और इसी वॉर को बोला गया क्या, तो बैटल ऑफ तराइन या टेरेन सेकंड। 1192 में क्या करेगा, बैटल ऑफ टेरेन सेकंड हो जाएगा। और ये बैटल ऑफ टेरेन जब सेकंड होगा तो वो डिफीट कर देगा किसको, तो पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को वो डिफीट कर देगा। और यही कहा जाता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान डिफीट हुए, यहीं पे एक स्टेटमेंट आया कि मोहम्मद गोरी का पैशन पृथ्वीराज चौहान के करेज से जीत गया। मीन्स पृथ्वीराज चौहान का साहस मोहम्मद गोरी के जज्बे से हार गया। और मोहम्मद गोरी के जब जज्बे से हार गया तो यहीं पे क्या होगा, पृथ्वीराज चौहान को वो खत्म करेगा। और पृथ्वीराज चौहान को खत्म करने के बाद वो फर्स्ट मुस्लिम टर्क अंपायर स्टैब्लिश करेगा। इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम टर्क अंपायर स्टैब्लिश करेगा। और वो स्टैब्लिश कौन करेगा, गोरी करेगा। तो 1192 तक क्या कंडीशन आ गई है कि 1192 तक उसका कंट्रोल कहाँ हो चुका है, तो दिल्ली में हो चुका है। और दिल्ली पे कंट्रोल मतलब कि कहाँ, पूरे इंडिया में कंट्रोल, करीब करीब इंडिया में कंट्रोल। और इसी को लेकर वो फिर वापस चला जाता है आफ्टर 1192, वो चला जाता है कहाँ पे,
तो सेंट्रल एशिया चला जाता है अपने भाई गयासुद्दीन मोहम्मद को हेल्प करने, अपने गयासुद्दीन भाई मोहम्मद को क्या करने, मदद करने चला जाता है। और जब वो मदद करने जाता है और फिर उसके बाद 1 साल के बाद जैसे पलटेगा 1194 हो जाएगा, और 1194 का मतलब है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर हो जाएगा और इसमें वो पकड़ेगा किसको, तो जो गद्दार जो इंसान है जिसका नाम है जयचंद, तो जयचंद को पकड़ेगा। जयचंद ने क्या किया था, बैटल ऑफ तरेन सेकंड में जयचंद ने हेल्प किया था किसको, मोहम्मद गोरी को, कि एक बार जब हेल्प कर देंगे तो पृथ्वीराज चौहान डिफीट हो जाएंगे तो हमारा एरिया एक्सपांड हो जाएगा, और जब एरिया एक्सपांड हो जाएगा तो फिर हम आसानी से राज करेंगे। लेकिन जयचंद भी ये भूल गया, जयचंद भी ये भूल गया कि मोहम्मद गोरी का पर्पस सिर्फ लूटना नहीं है, उसका पर्पस इंपीरियल एक्सपांशन है। और जब ऐसी कंडीशन सामने आ गई तो 1194 को किसको पकड़ा, साथ देने वाले जयचंद को, और जयचंद को पकड़ा और यहीं पे बैटल ऑफ चंदावर हुआ। और बैटल ऑफ चंदावर हुआ तो वो इसको डिफीट करेगा, और डिफीट करने के बाद कनौज पर कंट्रोल करेगा। कनौज पर नियंत्रण है किसका, तो कनौज पे कंट्रोल है यहाँ पे मोहम्मद गोरी का। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा, 1194 और यहाँ से लाहौर से यात्रा स्टार्ट हुई थी, लाहौर से पहुंचा वो दिल्ली, और दिल्ली से आगे आप कंडीशन देखिएगा, यहाँ पे एक और एरा आ जाएगा जिसका नाम है 1196। और इस 1196 तक इनका कब्जा कहां तक है, तो लाहौर से लेकर बंगाल तक, लाहौर से लेकर बंगाल तक इनका कब्जा है, कंट्रोल है। और लाहौर से लेकर बंगाल तक इनका जब कंट्रोल है तो सबसे बड़ी बात देखिएगा, ये 1196 तक कंट्रोल में बख्तियार खिलजी की बड़ी भूमिका है। बख्तियार खिलजी की बहुत बड़ी भूमिका है, और बख्तियार खिलजी की बहुत बड़ी जब भूमिका है तो सबसे बड़ी बात यही देखिएगा कि ये मोहम्मद गोरी के कमांडर रहा बख्तियार खिलजी, जिसमें उसने क्या करा, नालंदा, आपने सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, और उसके बाद पहुंच रहा है कहाँ पे, बंगाल तक। तो बंगाल तक कंट्रोल, लाहौर से बंगाल तक कंट्रोल कहाँ, कब तक, 1196 तक। 1196 तक बंगाल तक कंट्रोल है। और इस बंगाल तक कंट्रोल में कंडीशन आप समझिएगा कि सबसे बड़ा रोल ये होगा 1196 तक, 1196 तक सबसे बड़ा कंट्रोल कहाँ तक, तो लाहौर से बंगाल तक। अब जब लाहौर से बंगाल तक कंट्रोल होगा तो यहीं पे देखिएगा, क्योंकि उसके 3 ऐसे स्लेव रहे, और मेडिवल टाइम में जो गुलाम खरीदे जाते थे वो खाना बनाने के लिए नहीं खरीदे जाते थे, वो एक कैपेबल कमांडर होते थे। तो जितने भी स्लेव खरीदे जाते थे मेडिवल हिस्ट्री में, वो सारे के सारे क्या हैं, कैपेबल कमांडर हैं। और उसी कैपेबल कमांडर में इसके मोहम्मद गोरी के 3 ऐसे कमांडर हैं, 3 स्लेव हैं, जिसका नाम है यालदौज, कुवाचा और ऐबक। और इसी में 3 में यालदौज, कुवाचा और ऐबक। और ऐबक क्या है, बहुत क्या रहा, वफादार रहा किसके, मोहम्मद गोरी के। संकट के समय में मोहम्मद गोरी को साथ देने वाला उसका जो सबसे प्रिय जो स्लेव रहा, जो सबसे प्रिय स्लेव रहा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जो पार्ट मिला वो इंडिया का नॉर्थ साइड मिला। इस नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल मिला। और इस नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में, इस नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल किसके हाथ में, तो इस नॉर्थ इंडिया का कंट्रोल हाथ में है ऐबक के। और यहीं पे देखिएगा 2 ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसके बाद पूरे मेडिवल हिस्ट्री और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बदल जाती है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये करेंगे, 2 ऐसी घटनाएं वो हैं कि सेंट्रल एशिया में क्या हो जाता है, तो इन टर्कों का कंट्रोल खत्म हो जाता है, मीन्स उसका भाई डिफीट हो जाता है। और भाई डिफीट हो जाता है तो उसी को बोला गया बैटल ऑफ अंदखोद। बैटल ऑफ अंदखोद में उसका भाई डिफीट हो जाएगा, टर्कों का सेंट्रल एशिया से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा 1204 और 5 में क्या हो रहा है, तो मोहम्मद गोरी की भी क्या हो जा रही है, हत्या हो जा रही है। खोंखड़ी ट्राइब्स द्वारा मोहम्मद गोरी को मार दिया जा रहा है। और जब मोहम्मद गोरी को मार दिया जा रहा है तो इन तीनों जो उसके अपने स्लेव्स रहे, इन तीनों का एरिया डिवाइडेड है, और इसी में एक एरिया ऐबक के पास है, और वो एरिया कौन है, नॉर्थ इंडिया। और इसी नॉर्थ इंडिया को लेकर ऐबक, नॉर्थ इंडिया का कमांडर कौन है, तो नॉर्थ इंडिया का कमांडर ऐबक है। और इसी ऐबक के अंडर, कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर दिल्ली सल्तनत या दिल्ली डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी की एस्टैब्लिशमेंट होती है। तो स्लेव डायनेस्टी की एस्टैब्लिश किसके अंदर होगी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर होगी। और यहीं से वो आप देखिएगा, आपके जो चैप्टर पढ़ाया जाता है क्लास में, वो सीधे यहीं से स्टार्ट किया जाता है, दिल्ली सल्तनत। मिडल टाइम में 2 चीज पढ़ना होता है, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल पीरियड।
तो इस दिल्ली सल्तनत के बैकग्राउंड जो हम कर रहे थे कवर अभी तक, वो कवर कर रहे थे। पहले हमने बात करी गजनवी की, फिर हमने बात करी मोहम्मद गोरी की, और इन दोनों के बाद हम कल से या जब भी हमारी नेक्स्ट सेशन आएगी उसमें हम देखेंगे कि इसको ऐबक को देखेंगे, मीन्स स्लेव डायनेस्टी को देखेंगे, मीन्स दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। तो तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सेशन ये अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।